हेलो गाइस। जैसा कि आप लोग पहले क्लास में देख चुके थे हिंदी वर्णमाला, आज के क्लास में होगा शुद्ध वर्तनी और एग्जामों में एक प्रश्न आते हैं। शुद्ध वर्तनी से ज़रूर प्रश्न आते हैं यूपी टेट में, सी टेट, एस टेट, टीजीटी पीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम में, समीक्षा अधिकारी में इस टॉपिक से एक प्रश्न ज़रूर आपको आते हैं। यूपी पीसीएससी सेट में भी शुद्ध वर्तनी से एक प्रश्न जरूर आते हैं। आज का टॉपिक है हिंदी वर्तनी के महत्वपूर्ण नियम। लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। यह हिच्चे स्पेलिंग भी कहलाती है। किसी भी भाषा की समस्त ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए ही वर्तनी की एकरूपता स्थिर की जाती है। जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ अन्य भाषाओं की ध्वनियों का ग्रहण करने की जितनी अधिक शक्ति होगी, उस भाषा की वर्तनी उतनी ही समर्थ समझी जाएगी। अतः वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की वर्तनी समिति ने 1962 में जो उपयोगी और सर्वमान्य निर्णय किए वे निम्नलिखित हैं। इसके बारे में देखते हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने क्या क्या बताया है। पहला इन्होंने बताए हैं हिंदी की विभक्तियां चिन्ह स्वरमानों को छोड़कर शेष सभी प्रसंगों में शब्दों से अलग लिखे जाए। जैसे राम ने कहा स्त्री को स्वरमान में, उसने, मुझ में, हम में, तुमसे, किस पर, आपको। अपवाद स्वरूप देखिए का यदि सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें पहले सर्वनाम से मिला हुआ हो और दूसरा अलग लिखा जाए। जैसे उसके लिए इनमें से ख नंबर नियम क्या दिया शिक्षा मंत्रालय, सर्वनाम और उनकी विभक्तियां के बीच ही तक आदि अव्यय का निपात हो तो विभक्ति अलग लिखी जाए। जैसे आप ही के लिए, मुझे तक को। दूसरा नियम है संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएं अलग रखी जाए। जैसे पढ़ा करता है, आ सकता है। तीसरा नियम है तक, साथ आदि अव्यय को अलग लिखा जाए। जैसे आपके साथ, यहाँ तक। चौथा नियम है पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलकर लिखा जाए। जैसे मिलाकर, रोकर, खाकर, सोकर। पांचवा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन का प्रयोग जरूर लगाया जाता है। जैसे राम लक्ष्मण, शिव पार्वती। अगर आपसे शुद्ध वर्तनी में पूछे कौन सा शुद्ध है तो आप बताएंगे, पूछ ले कि राम, लक्ष्मण, ये सही है कि राम हाइफन लक्ष्मण। तो शुद्ध वर्तनी में ये सही होगा, ये गलत होगा। द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन चिन्ह योजक लगाए जाते हैं। राम लक्ष्मण, शिव पार्वती। छठा नियम है शिक्षा मंत्रालय का सा, जैसे, आदि, सारूवप,
सार्वयक वाचक के पूर्व हाइफन का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे राम जैसा, तो ये सारूप्यक वाचक है, ये सही है। 7वां नियम है, तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वही किया जाए जहां उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं। जैसे भूतत्व। 8वां नियम है कि अब प्रश्न उठता है कि ये और ए का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। यह प्रश्न न केवल विद्यार्थियों को बल्कि बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रम में डालता है। जहाँ तक उच्चारण का प्रश्न है, दोनों के उच्चारण में भेद इस प्रकार है। ए बराबर ए, ए का बराबर अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ए प्लस ऐसे मिलकर बना है ए। तालव्य अर्ध स्वर में अंतस्थ या और या अग्र अर्ध समृद्ध दीर्घ स्वर। ये और ए का प्रयोग अव्यय, क्रिया तथा शब्दों के बहुवचन बनाने में होता है। ये प्रयोग क्रियाओं के भूतकालिक रूप में होते हैं। लोग इन्हें कई तरह से लिखते हैं। आई, आई, आए, आए, आई, आई, आए, आए, गई, गए, हुआ, हुए इत्यादि। एक ही क्रिया के दो अक्षरी आज भी चल रही है। इस संबंध में कुछ आवश्यक नियम बनाने चाहिए। कुछ नियम इस प्रकार हैं। आता है ख नियम, जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन के रूप में या अंत में आता है उसके बहुवचन का रूप ए और तदनुसार एक वचन स्त्रीलिंग में ई और बहुवचन में ई हो का प्रयोग होना चाहिए। उदाहरण के लिए गया, आया स्त्रीलिंग में गई, आई होगा, गई और आई नहीं। इसी प्रकार बहुवचन के रूप में गए, आए होंगे। गए, आए इसी रीति की अन्य विभक्तियों के रूप में निर्धारण करना चाहिए। ख नंबर प्रश्न है, जिस क्रिया में भूतकालीन पुल्लिंग एक वचन के अंत में आ जाता है उसके पुल्लिंग बहुवचन में ए होगा। स्त्रीलिंग एक वचन में ई और बहुवचन में ई होगा। हुआ का स्त्रीलिंग हुई और बहुवचन में हुई, पुल्लिंग में बहुवचन हुए, हुए और हुए, हुई आदि नहीं। मतलब कि अगर आपसे पूछ ले कि एक वचन ई का एक वचन ई का बहुवचन क्या होगा, तो ई का बहुवचन ये हो जाएगा। बड़ी में बिंदी ई हो जाएगा। ग नंबर प्रश्न है, ग दे, ले, पी कर इन चार धातुओं के हस्व स्वर कर फिर दीर्घ करने पर ई प्रत्यय लगाने का उनका विधि क्रिया इस प्रकार बनता है। दीजिए का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो दे प्लस जा प्लस ई बराबर दीजिए। लीजिए का हम संधि विच्छेद करेंगे तो ले प्लस जा और ई बराबर लीजिए। पीजिए का क्या होगा, पा प्लस जा बराबर ई बराबर पीजिए। कर धन जा बराबर ई बराबर कीजिए। ख का होगा, अव्यय को पृथक करने के लिए ए का प्रयोग होना चाहिए। जैसे इसलिए चाहिए, संप्रदान विभक्ति होता है के लिए,
में भी ए का व्यवहार होना चाहिए। जैसे राम के लिए आम लाओ, यहाँ संप्रदान है। शुद्ध वर्तनी में हम लिखेंगे राम आम लाओ, ये गलत हो जाएगा। राम के लिए आम लाओ, ये शुद्ध वर्तनी में प्रश्न ऐसे बनते हैं। अंग नियम क्या है? विशेषण शब्द के अंत में जैसा हो वैसा ही ए या ए का प्रयोग होना चाहिए। जैसा नया है तो बहुवचन में नए, स्त्रीलिंग में नई, जाता हुआ आदि हो तो बहुवचन में जाते हुए और स्त्रीलिंग में जाती हुई। इस नियम से यह निष्कर्ष निकलता है कि भूतकालीन क्रियाओं में ए का और अव्यय ए का प्रयोग होता है। विशेषण का रूप अंतिम वर्ण के अनुरूप में ए या ए होना चाहिए। अच्छा यह होता दोनों के लिए कोई एक समान नियम बनता। भारत सरकार की वर्तनी समिति ए का प्रयोग समर्थन करती है। संस्कृत है। संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी सामान्यतः संस्कृत वाले रूप में ही रखा जाए, परंतु जिन शब्दों के प्रयोग में हिंदी में हलंत चिन्ह लुप्त हो चुका है उसमें हलंत लगाने की कोशिश न किया जाए। जैसे महान, विद्वान, जगत, किंतु संधि या छंद समझने की स्थिति हो तो इन्हें हलंत के रूप में रखना होगा। जैसे जगद्धन नाथ। रूल नंबर 10 है। नियम नंबर, जहां वर्ग के 5 माक्षर के बाद उसी वर्ग के शेष 4 वर्ण कोई वर्ण आया हो वहां अनुसार का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे वंदन, नंदन, नंदन, नंद, अंत, गंगा, संपादन आदि। 11 नंबर नियम है, नहीं, मैं, है, में इत्यादि के ऊपर लगाई मात्रों को छोड़कर शेष आवश्यक स्थानों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो हंस और हंस, अग्ना और आगन अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। 12वां नियम है, अरबी फारसी के वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और इनकी विदेशी ध्वनि हिंदी ध्वनियों में रूपांतरण हो चुका है, उन्हें हिंदी रूप में स्वीकार किया जाए। जैसे जरूर, कागज आदि, किंतु जहां उनका शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग अभिष्ट हो वहां उनके हिंदी में प्रचलित रूप में यथास्थान नुक्ता लगाए जाए ताकि उनका विदेशीपन स्पष्ट हो। जैसे राज, नाज। जैसे राज और नाज। राज नाज में क्या है? राज में जो नुक्ता शब्द लगा है, नाज में नुक्ता शब्द। राज, ये जो नुक्ता शब्द यहाँ लगता है ये अरबी फारसी के शब्द हैं। नाज में नाज ऐसे होता है, ये नाज है, इसमें नाज लग जाए, ये नुक्ता शब्द है, तो ये अरबी फारसी के शब्द है, शुद्ध है, विदेशीपन स्पष्ट होता है, अरबी फारसी के शब्द हैं ये। और नियम नंबर 13 है। नियम नंबर आपका 13 है कि अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्थ ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा पर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए। तो आपसे पूछ ले कि डॉक्टर अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है
अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्थ ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा पर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर का शुद्ध होगा, अगर आप डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर, यदि आप डॉक्टर लिखते हैं तो आपको डॉक्टर शुद्ध होगा। कोई कोई डॉक्टर ऐसे लिखता है, ऐसे लिख देगा। कॉलेज, कॉलेज लिखते हैं तो कॉलेज में यहाँ बिंदी दे देंगे। हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में यहाँ बिंदी देंगे। ये शुद्ध अशुद्ध है। डॉक्टर का शुद्ध होगा डॉक्टर, इसको बोलते हैं अर्धचंद्र, अर्धचंद्र बोलते हैं। अर्धचंद्र का प्रयोग किया गया है। 24 नंबर नियम है, संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हो तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए। जैसे स्वांता सुखाय, दुख। परंतु यदि उस शब्द तत्वों में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो उस विसर्ग के बिना भी काम चलाया जाएगा। जैसे दुख और सुख। तो संस्कृत में हम देखते हैं, संस्कृत के शब्द हैं दुख, ये संस्कृत है। यही आप हिंदी में लिखेंगे दुख, सुख, इसमें विसर्ग का लोप हो गया है। 15 नंबर नियम है आपका हिंदी में, आपके 15 नियम है। हिंदी में ए और औ का प्रयोग दो प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार की ध्वनियाँ हैं और आदि में तथा दूसरे प्रकार की गवैया, कौवा आदि में। इन दोनों ही प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए चिन्हों का ए और ओ का प्रयोग किया जाए। गवैया, कौवा आदि संशोधन व्यवस्था ठीक नहीं है। ये थे शिक्षा मंत्रालय के नियम, कैसे शुद्ध वर्तनी में बताएं कि क्या क्या का प्रयोग होता है। अब आते हैं शुद्ध वर्तनी की विशेष अशुद्धियां और उनके निदान एवं उपचार। हमारी देवनागरी लिपि संसार की अन्य लिपियों से अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है। हमारी देवनागरी लिपि संसार की अन्य लिपियों से अधिक वैज्ञानिक मानी गई है क्योंकि इसमें सभी ध्वनि को व्यक्त करने की क्षमता तो है, साथ ही एक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए एक ही लिपि चिन्ह है। फिर भी विद्यार्थी प्रायः वर्तनी संबंधित अशुद्धियां किया करते हैं। विद्यार्थी प्रायः अशुद्धियां किया करते हैं। इनमें विशेष अशुद्धियां हैं कि नियम है ड़ और न की अशुद्धियां। ड़ और न के प्रयोग में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ड़ अधिकतर संस्कृत शब्दों में आते हैं। ये जो ड़ है वो अधिकतर संस्कृत शब्दों में आते हैं, संस्कृत शब्दों में आते हैं। न के प्रयोग ड़ अधिकतर संस्कृत शब्दों में आते हैं। जिन तत्सम शब्दों में ड़ होता है उनके तत्भव रूप के ड़ के स्थान पर न हो जाता है। तो जो ये है, ये तत्सम में है, यही हिंदी में तत्भव में न हो जाएगा, न हो जाता है। ड़ और न के प्रयोग के सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ड़ अधिकतर संस्कृत शब्दों में आता है। जिन तत्सम शब्दों में ड़ होता है उनके तत्भव रूप में न के स्थान पर न प्रयुक्त होते हैं। जैसे रण, रण का हो जाएगा रन। फड़ का तत्भव फन। कड़ का कड़ तत्सम है, कन तत्भव है। विष्णु का, विष्णु जो है वो
तत्सम है और विष्णु वो है हिंदी, विष्णु जो है वो तत्भव है। खड़ी बोली की प्रकृति न के पक्ष में है। खड़ी में ड़ और न का प्रयोग संस्कृत नियमों के आधार पर होता है। पंजाबी और राजस्थानी भाषा में ण ही बोला जाता है। न का प्रयोग करते समय निम्नांकित नियम का ध्यान रखना चाहिए। जैसे है कि क है, का नियम देखते हैं। का नियम संस्कृत की जिन धातुओं में ड़ होता है उन्हें बने शब्द में ड़ रहता है, जैसे क्षण, प्रण, वरुण, निपुण, गढ़ और गुड़। ख नियम देखिए आप। ख किसी एक ही पद में यदि री रासा के बाद न हो तो न के स्थान पर ड़ हो जाता है, भले ही इनके बीच कोई स्वर या वह हा क वर्ग प वर्ग वर्ड तथा अनुसार आया हो तो ऋण, कृष्ण, विष्णु, भूषण, उष्ण, रामायण, श्रवण आदि। किंतु यदि इनमें कोई भिन्न वर्ण आए तो न का ड़ नहीं होता, जैसे अर्चना, मूर्छना, रचना, प्रार्थना। ग नियम है कुछ तत्सम शब्दों में स्वभावतः ड़ होता है, जैसे कण, कोण, गुण, गण, गणिका, चाणक्य, मणि, माणिक्य, बाण, वाणी, वणिक, वीणा, वेणु, वेणा, लवण, छड़, छिड़ इत्यादि। छ और छ की अशुद्धियां। छ यदि एक स्वतंत्र व्यंजन है तो छ संयुक्त व्यंजन है। क है जो क और स के मेल से बना छ संस्कृत के अधिक प्रयुक्त होता है, जैसे शिक्षा, दीक्षा, समीक्षा, प्रतीक्षा, परीक्षा, छत्री, निरीक्षक, अधीक्षक, साक्षी, क्षमा, क्षण, अक्षय, क्षीण, क्षेत्र, क्षीण, नक्षत्र, अच्छ, सक्षम, क्षोभ, ये सब तत्सम शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं। संस्कृत के शब्द हैं। अब आता है ब और व। ब और व ध्वनि। ब और व ध्वनि की अशुद्धियां। ब और व के प्रयोग के बारे में हिंदी प्रायः अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों का कारण है अशुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण के आधार पर ही ब और व का भेद किया जाता है। ब उच्चारण में दोनों ओठ जुड़ जाते हैं, पर व उच्चारण में निचला ओठ ऊपर वाले दांतों के अगले हिस्से में निकट चला जाता है। दोनों ओठ का आकार गोला हो जाता है, वे मिलते नहीं हैं। ठेठ हिंदी में ब वाले शब्द अधिक संख्या में, व वाले कम। जो ठेठ हिंदी है उसमें ब का प्रयोग ज्यादा होता है, व का प्रयोग है व वालों का कम। ठीक उसका उल्टा संस्कृत में है। संस्कृत में व वाले शब्दों की अधिकता है। संस्कृत से अनेक शब्द हिंदी ने प्राप्त किए हैं। संस्कृत के व वाले कुछ शब्द हैं वध, बंधु, वर, बर्बर, बलि, बहु, बाधा, बीज, बृहत, ब्राह्मण, ब्रह्मा, ब्राह्मण, बुभुक्षा,
संस्कृत के व वाले प्रमुख शब्द हैं। संस्कृत के जो व में प्रयोग होता है। वाहन, वाहन तर्शम शब्द है। वाहन, वंश, वाक, वक्र, वाचना, वत्स, वदन, वधु, वचन, वपु, वर्जन, वर्ण, वन्य, ब्याज, व्यवहार, वसुधा, वायु, विलास, विजय। विशेष में है कि संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द ऐसे हैं जो व और व दोनों लिखे जाते हैं, दोनों शुद्ध माने जाते हैं। पर हिंदी बोलियों में इस प्रकार के शब्द व वाले रूप ही अधिक चलता है। प्रायः व का व होने पर व का व होने के अर्थ में बदल जाता है। वाहन का जैसे वहन, सौ का जैसे सब, वार का जैसे बार, रव, रव, वली, बली, वाद, बाद, वात, बात। अब हम देखते हैं सा, सा और श। एक तालव्य स, एक मूर्धन्य स और एक तालव्य स और मूर्धन्य स और दंती स का अशुद्धियां। सा, सा, सा भिन्न भिन्न अक्षर हैं। इन तीनों की उच्चारण प्रक्रिया भी अलग अलग है। उच्चारण सा भिन्न भिन्न अक्षर हैं। इन तीनों की उच्चारण प्रक्रिया भी अलग अलग है। उच्चारण दोष के कारण ही वर्तनी संबंधित अशुद्धियां होती हैं। इनकी उच्चारण में निम्नलिखित बातों का सावधानी रखी जाए। निम्नलिखित बातों की सावधानी रखी जाए। सा केवल संस्कृत शब्द में आता है। सा जो है केवल संस्कृत शब्द में आते हैं, जैसे काश, संतोष, भाषा, गवेषणा, द्वेष, मूषक, कसैया, पोषक, चषक, पीयूष, पौरुष, सुस्सा, भाषा, पृष्ठ। और आज हम यहीं तक क्लास करते हैं। कल इसके आगे हम और नियम देखेंगे और फिर इसके बाद इसका MCQ देखेंगे, क्या क्या एग्ज़ाम में आता है। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।